हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की पहली क्लास में। आज से हमने आपके लिए क्लासेस लगानी शुरू कर दी है क्योंकि आज है बुधवार। तो आज टर्न है आपका सामाजिक अध्ययन की क्लास का, तो इसलिए आज आपकी सामाजिक अध्ययन की क्लास है। इस समय आगे देखेंगे कौन सी क्लासेस। देखिए, बुधवार को 7 बजे आपकी समाज की क्लास आएगी, फिर 4 बजे इंग्लिश की और 8 बजे मैथ की। तो डेली आपका ये रूटीन रहने वाला है भाई। ये सब्जेक्ट आपके बदलते रहेंगे सुबह वाले, ठीक है। बाकी इंग्लिश और मैथ को डेली आनी है। तो आज पहली क्लास आपकी सामाजिक की है। तो सामाजिक की क्लास में हम आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना। अब भारत में प्रथम राज्य की स्थापना को हम बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक का हर एक बिंदु हम समझेंगे क्योंकि एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। और एग्जाम के साथ साथ आपका मेन फोकस होना चाहिए यूपी टेट, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर क्लियर करते ही आपके एग्ज़ाम होते ही आप यूपी टेट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो हर पैराग्राफ से आपको ये सोचना है कि यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला चैप्टर आपका है भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया। तो परिचय की हम पहले बात करते हैं। परिचय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत अनेक अनेक छोटे राज्यों में विभाजित था। ठीक है, मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या था, भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे। जैसे आज है ऐसा नहीं था, बहुत ही, आज तो सिर्फ 28 या 29 राज्य ही हैं। लेकिन छठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में छोटे छोटे राज्य थे जहाँ पर मनमानी होती थी। किसी भी एक राजवंश का एक छत्र राज्य नहीं था। सभी राज्य अपनी अपनी मनमानी करते थे और आपस में लड़ते रहते थे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। मतलब वहाँ पर कोई शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं थी। राज्य में सब अपना राज चलाते थे, छोटे छोटे राज्य थे। मौर्य काल से ही भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई, परंतु जब मौर्य काल आया तब ऐसा नहीं हुआ, तब बदल गया। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और उसने सभी राज्यों को एकत्र कर एक केंद्रीभूत शासन की स्थापना की। उसने सभी राज्यों को एक जगह इकट्ठा कर लिया और उनमें केंद्रीभूत शासन की स्थापना की और सभी जगह चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चलने लगा। जो छोटे छोटे राज्य में शासन चलता था अलग अलग का, वो बंद हो गया और चंद्रगुप्त ने संपूर्ण देश पर अपना राज्य चलाया। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है आपके लिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लिख देंगे चंद्रगुप्त मौर्य। प्रोफेसर पांथरी के अनुसार आपको ये पढ़ना है प्रोफेसर पांथरी ने क्या कहा था। यहाँ पर जो मेन बात है वो यहाँ पर क्या है, इस वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक थे। ठीक है, प्रोफेसर पांथरी के अनुसार। अब एग्जाम में ये भी आता है कि इस वंश के अन्य शासक बताइए, कौन कौन शासक थे। तो आप लिख देंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और अशोक। आप अपने नोट्स बनाते चलिए, मैं बता दूं आपको क्या क्या लिखना है इसमें। आपको इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है, ठीक है। और फिर यहाँ से आप इतना लिख लीजिए, बस, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और ऊपर वाला मैंने आपको बताया लिखने के लिए, जो ये बताया ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। यहाँ से आपको लिखना है इस वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक थे। अब मौर्य इतिहास के स्रोत की हम बात करते हैं। आपको हेडिंग डालना है नया, मौर्य इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। मौर्य इतिहास के स्रोत का मतलब क्या है, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि मौर्य भी कोई शासन था, ठीक है। उसके लिए उसके स्रोत है, मतलब इन स्रोतों से हमें ये पता चलता है कि कुछ वर्षों पूर्व या अधिक वर्षों पूर्व भारत में मौर्य नाम का शासन भी था। अगर ये स्रोत नहीं होंगे तो हमें नहीं पता चलता, हम ये नहीं पढ़ पाते। तो किन किन स्रोतों से पता चलता है? साहित्यिक स्रोत, पहली बात हम करते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, मैगस्थनीज की इंडिका, बौद्ध साहित्य और पुराण है। साहित्यिक स्रोत में क्या है, कौटिल्य के लिखी द्वारा अर्थशास्त्र जो रचना है, एक किताबें, रचना, ग्रंथ, ये सब है। अर्थशास्त्र रचना, मुद्रा राक्षस रचना है, इंडिका रचना है और पुराण है। तो ये किसने लिखी थी? अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त की। इंडिका किसकी रचना है? मैगस्थनीज की। ठीक है, इस तरह से अर्थशास्त्र की हम बात करते हैं। अब चारों को पढ़ना है इसमें, मैगस्थनीज को पढ़ना है, यहाँ पर अर्थशास्त्र को पढ़ना है, मुद्रा राक्षस को, इंडिका को, बौद्ध साहित्य और पुराण को। तो अर्थशास्त्र की हम पहले बात करते हैं। अर्थशास्त्र क्या है?
यह पुस्तक है, अर्थशास्त्र पुस्तक है, कौटिल्य चाणक्य के द्वारा राजनीति और शासन के बारे में लिखी गई है। चाणक्य ने लिखी थी किसके बारे में? शासन कैसे चलाना है। यह पुस्तक मौर्य काल के आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में बताती है। चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन हुआ था तब यह बताती है कि वहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी थी और वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी। अर्थशास्त्र पुस्तक से हमें पता चलता है। कौटिल्य यानी कि चंद्रगुप्त के जो गुरुजी थे, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य मतलब चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ के राजा थे, शासक थे, और प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, जिन्होंने उसको शासक बनाया था, शिक्षा दी थी। अब मुद्रा राक्षस की हम बात करते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको लिखना है कौटिल्य। मुद्रा राक्षस की हम बात करते हैं। तो मुद्रा राक्षस भी रचना है किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक गुप्त काल में विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक गुप्त काल में लिखी गई थी विशाखा दत्त द्वारा। यह पुस्तक क्या बताती है? यह पुस्तक बताती है कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद वंश को पराजित किया था। आप ये जानते होंगे कि जब घनानंद था बहुत ज़्यादा प्रजा पर अत्याचार कर रहा था, तो तब चाणक्य ने फैसला लिया था कि मैं तेरे वंश को यहाँ से सर्वनाश कर दूंगा और कोई एक योग्य शासक यहाँ पर बैठेगा। तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ का शिक्षा दी और उस कारण उससे लड़ना सिखाया, उससे लड़ा और उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ का शासन संभाला। आपको याद होगा जो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य थे, चाणक्य का एक बार अपमान हुआ था घनानंद की सभा में, तो चाणक्य की शिखा खुल गई थी। शिखा मतलब जो चोटी होती है ना, पुराने ब्राह्मण लोग रखते थे चोटी, तो चोटी खुल गई थी, इसको शिखा बोलते हैं। तो उसकी शिखा खुल गई थी। उसने प्रतिज्ञा ली थी जब तक तेरा वध करवाकर चंद्रगुप्त को यहाँ का शासक ना बना दूँ तो मैं शिखा नहीं बांधूंगा। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। उसके बाद इंडिका की हम बात करते हैं। इंडिका क्या थी? इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में सेल्यूकस निगेटर का दूत था। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। यह पारंपरिक, इसकी मूल प्रति खो चुकी है। ठीक है, यह मौर्य समाज के प्रशासन, जाति प्रणाली और भारत में गुलामी का ना होना दर्शाती है इंडिका। यद्यपि इसकी मूल प्रति खो चुकी है, ओरिजिनल जो इसकी कॉपी है वो खो चुकी है। यह पारंपरिक यूनानी लेखक जैसे प्लूटार्क, स्ट्रैबो और ओरिजन के लेखों में उदाहरणों के रूप में है। ठीक है, कोई पक्का प्रूफ इसका नहीं है, बस इनकी यूनानी लेखकों के आधार पर हम इस बात को कह रहे हैं। बौद्ध साहित्य की हम बात करें। बौद्ध साहित्य जैसे जातक मौर्य काल के सामाजिक आर्थिक स्थिति के विषय में बताते हैं, जबकि बौद्ध वृत्तांत, महावंश और ये आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बौद्ध साहित्य क्या बताते हैं, तो आपको यहाँ पर लिख देना है बौद्ध धर्म को श्रीलंका तक फैलाने की भूमिका के बारे में बताते हैं। अब पुराण की हम बात करते हैं, तो पुराण मौर्य राजाओं और घटनाक्रमों की सूची के बारे में बताते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा बहुविकल्पीय में कि मौर्य राजाओं और घटनाक्रमों की सूची के बारे में कौन बताते हैं, क्या बताते हैं, तो आपको लिखना है वहाँ पर पुराण। अब पुरातात्विक स्रोत की हम बात करते हैं। पहले क्या थे? साहित्यिक स्रोत थे, अब पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में अशोक के शिलालेख, ठीक है, अशोक के शिलालेख, अभिलेख और वस्तुओं के अवशेष जैसे चांदी और तांबे के छेद किए हुए सिक्के शामिल हैं। पुरातात्विक स्रोत में कुछ चीज़ें मिलती हैं। मौर्य साहित्य में क्या था? किताबें। मौर्य इतिहास के कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्रोत निम्नलिखित हैं। अशोक के अभिलेखों का मिलना, अभिलेख मतलब रिकॉर्ड्स। अशोक के अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में शिलालेख, स्तंभ लेख और गुफा शिलालेख आदि के रूप में पाए जाते हैं। इन अभिलेखों की व्याख्या जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में की थी। ठीक है, ये व्याख्या है, थोड़ा गलत छप गया है। इन अभिलेखों की व्याख्या जेम्स प्रिंसेप ने की थी। तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि अशोक के अभिलेख की व्याख्या किसने की थी, तो जेम्स प्रिंसेप ने की थी। ज़्यादातर अभिलेखों में अशोक की जनता के लिए घोषणाएं हैं, जबकि कुछ में अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने के बारे में बताया गया है। अब अशोक की राजाज्ञा और शिलालेख क्या दर्शाती है? देखिए, मुख्य शिलालेख इसका कहाँ पर मिला है?
मुख्य शिलालेख मिला है यहाँ पर कालसी में, मतलब देहरादून उत्तराखंड, ठीक है, मानसेरा हजारा पाकिस्तान, जूनागढ़ जौगढ़ गंजम उड़ीसा, कुन्नूर आंध्र प्रदेश, बादगाड़ी पेशावर पाकिस्तान में धम के सूत्र दर्शाते हैं। ये क्या दर्शाते हैं? धम के सूत्र। कलिंग शिलालेख दर्शाते हैं कलिंग युद्ध के बाद नई प्रशासन प्रणाली दौलिया तौसाली में उड़ीसा में इसकी स्थिति है। तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपका मेन चैप्टर शुरू होता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम मूरा और पिता का नाम नंदराज था। इन्होंने 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में संक्षेप से लिखिए 1 नंबर में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में संक्षेप से लिखिए, उनका परिचय दीजिए, तो आपको ये लिखना है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम मूरा और पिता का नाम नंदराज था। इन्होंने 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया था। अब चंद्रगुप्त किस वंश का है, यह प्रश्न अभी भी विवाद में है, क्योंकि जितने भी इतिहासकार हैं उनके इस जन्म को लेकर अनेक मत हैं। कोई भी इतिहासकार एक मत नहीं है, सब कह रहे हैं कि वो इस वंश के नहीं थे, वो इस वंश के नहीं थे। जस्टिन की हम बात करते हैं पहले। जस्टिन एक यूनानी लेखक था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का माना है, मतलब नॉर्मल कुल का, किंतु इससे यह बात स्पष्ट नहीं होती कि वह निम्न कुल का था। क्यों? क्योंकि यह भी हो सकता है कि वह किसी राजवंश का ना होकर एक साधारण परिवार में उत्पन्न हुआ हो। तो जस्टिन ने तो अपनी राय बता दी। अब किसी और की हम बात करते हैं, किसी और ने क्या कहा था। अब जैन ग्रंथों के अनुसार हम बात करते हैं। जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन ग्रंथों में कहा गया है कि वह गांव के मुखिया की पुत्री से उत्पन्न हुआ था। मतलब गांव के मुखिया की जो गांव था उनके जो मुखिया थे उनकी पुत्री ने उसे जन्म दिया था। उसे मौर्य इसलिए कहा गया क्योंकि उस गांव में मोर पालने वालों की संख्या ज़्यादा थी। मोर तो मोर से ही निकला है मौर्य, तो इस अंदाज पर उन्होंने ये कहा है। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार क्या कहा गया है, तो ब्राह्मण ग्रंथों ने चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया है। क्यों? क्योंकि विष्णु पुराण के एक टीकाकार ने बताया कि चंद्रगुप्त ने निम्न कुल में जन्म लिया था। ये तो वही पहले वाली बात हो गई, ठीक है, ये बात हो गई जस्टिन वाली, उसको रिपीट किया गया है शायद। अब बौद्ध धर्म के अनुसार क्या है, बौद्ध धर्म ने उसे क्षत्रिय कहा है। महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त ने मौर्य नामक क्षत्रिय वंश में जन्म लिया था। अब प्रोफेसर राय चौधरी के अनुसार सभी मतों का अध्ययन करते हुए राय चौधरी जी ने निष्कर्ष निकाला कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय था। क्यों था? क्योंकि वह निम्न कुल जाति का नहीं था, क्योंकि चाणक्य बहुत ही बड़ी हस्ती थी, बहुत ही बड़े गुरु थे, शिक्षक थे, अर्थशास्त्री थे। चाणक्य कट्टर ब्राह्मण थे। यदि चंद्रगुप्त नीच जाति का होता तो वे उसे अपना शिष्य नहीं बनाते, उनका ये मत था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सम्राट, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से नोट कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सम्राट घनानंद को युद्ध में हराकर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की मदद से मात्र 25 वर्ष की अवस्था में घनानंद को पराजित किया और मगध की गद्दी पर बैठ गया। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसको पराजित करके गद्दी पर बैठा था, तो आपका आंसर वहां पर होना चाहिए घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का मत है, सिकंदर के चले जाने के उपरांत भारत के राजनीतिक गगनमंडल में एक नया सितारा निकला जिसने अपने प्रकाश से अन्य सभी को अंधकार में डाल दिया। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। क्या क्या उपलब्धियां थी, मतलब क्या क्या उन्होंने हासिल किया था। पहला है पंजाब पर विजय। उन्होंने पंजाब पर विजय की थी। पंजाब पर विजय के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम में पूछ लिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की पंजाब पर विजय पर प्रकाश डालिए, या उसके बारे में संक्षेप से लिखिए। तो आपको ये लिखना, देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पंजाब पर आक्रमण कर, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा वहाँ का शासक बन गया तो उसने सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण कर दिया, उस पर विजय प्राप्त की। सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण कर संपूर्ण राज्य को जीतकर उसके शासन प्रशासन की उचित व्यवस्था की, जिससे वहाँ के राज्यों में काफ़ी असंतोष था, वे नाराज थे।
पंजाब पर विजय के प्राप्त करने के पश्चात सिकंदर भारत से चला गया था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात पंजाब में यूनानी राजाओं का प्रभुत्व समाप्त करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब पर आक्रमण कर 316 ईसा पूर्व में अपना अधिकार स्थापित किया और उसने वहाँ से यूनानियों को बाहर खदेड़ दिया। मतलब सिकंदर को खदेड़ा था यूनानियों ने और यूनानियों को खदेड़ दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो पंजाब में भी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन स्थापित हो चुका था। मगध की हम बात करें तो पंजाब पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद चंद्रगुप्त ने मगध के सम्राट घनानंद को युद्ध में पराजित कर 321 ईसा पूर्व में मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। पंजाब पर विजय पाने के बाद मगध को हराया, मगध के राजा घनानंद को हराया। मगध की विजय में उत्तरापथ के राजा प्रवर्तक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मगध की विजय में चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य का भी महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि चंद्रगुप्त को शिक्षा दीक्षा दी थी वो गुरु चाणक्य ने ही दी थी। मलय केतु के विद्रोह का दमन। मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित करने से पूर्व ही चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरापथ के राजा प्रवर्तक से मित्रता कर ली थी, क्योंकि वह हिमालय पर्वत के कुछ जिलों में शासन कर रहा था। मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के पश्चात ही प्रवर्तक की मृत्यु हो गई थी। प्रवर्तक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मलय वो गद्दी पर बैठा था। विशाखदत्त की एक पुस्तक बुद्ध राक्षस अभी आपने पीछे पढ़ी थी, उसके अनुसार मलय केतु ने नंदराज के मंत्री तथा अन्य 5 सामंतों की मदद से चंद्रगुप्त के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, परंतु चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य ने अपने कूटनीति के द्वारा विपक्षियों में फूट उत्पन्न कर दी और विवश होकर मलय केतु को चंद्रगुप्त के अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। तो चाणक्य थे, चाणक्य बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी कूटनीति से जो उनके दुश्मन थे उनमें ही लड़ाई करवा दी और फिर विवश होकर मलय केतु को चंद्रगुप्त की हार का सामना करना पड़ा। चंद्रगुप्त ने उसे हरा दिया। दक्षिण भारत पर विजय। उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के पश्चात चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की। मतलब इन सबको हराने के बाद वहाँ पर अपना शासन स्थापित करने के बाद अब बारी थी दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत पर महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त का सौराष्ट्र पर अधिकार था। मालवा पर उसने लगभग 303 ईसा पूर्व में अपना अधिकार स्थापित किया था और वहाँ की शासन सत्ता का भार पुष्यगुप्त वैश्य को दिया था। पुष्यगुप्त वैश्य ने ही सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि मालवा तथा काठियावाड़ चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। सेल्यूकस के साथ संघर्ष की बात करते हैं। सेल्यूकस के साथ संघर्ष। मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस कौन थे? सिकंदर के सेनापति था सेल्यूकस, और बैक्ट्रिया को जीतकर सिंधु नदी को पार कर भारत पर आक्रमण करना चाहता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस का 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के तट पर सामना किया था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य विजयी हुआ और सेल्यूकस निकेटर को संधि करनी पड़ी, मतलब बात माननी पड़ी, फैसला करना पड़ा। इस संधि की 4 शर्तें थीं। सेल्यूकस निकेटर ने कंधार, काबुल, हेरात और जैड्रोसिया के प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से अपना पुत्री का विवाह उसने कर दिया। जिसको हराया उसकी पुत्री का विवाह खुद से कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार स्वरूप सेल्यूकस निकेटर को दिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को, राजदूत था मेगास्थनीज जिसको दूत बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। इस विजय का परिणाम यह हुआ कि उत्तर पश्चिम में मौर्य साम्राज्य की एक वैज्ञानिक सीमा निर्धारित हो गई तथा साम्राज्य का विस्तार मैसूर से हिंदुकुश पर्वत तक हो गया। तो ये थी आपकी पहली क्लास सामाजिक अध्ययन की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अब अगला टर्न किसका है आप टाइम टेबल में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी हिसाब से आपको नेक्स्ट क्लास मिलने वाली है। दोपहर को आपको 3 बजे और शाम को 7 बजे आपको क्लास मिलने वाली है मैथ और इंग्लिश की। तो चैनल पर एक्टिव रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।